हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। इस लॉकडाउन में तो आप लोग सब बोर हो रहे होंगे, पता है हमको। आप लोग जब से एग्ज़ाम दिए तब से उसके बाद से आप लोग बहुत सारे सोच के रखे होंगे टाइम स्पेंड करने के लिए। कोई तो सोच रखा था बाहर जाने के लिए, लेकिन कोई बच्चा कहीं नहीं जा पा रहा है। तो आप लोग का पढ़ाई भी हैम्पर हो रहा है, हमको पता है इस बात को लेके। आप लोग के मन में, बहुत के मन में है कि क्या क्या कैसे पढ़ाई किया जाए ताकि ये सेशन जो है वेस्ट ना चला जाए। तो देखिए, मेरा नाम है राम किशोर, मैं एक्स फैकल्टी हूँ कोटा से। आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथ्स 11th 12th both. And as you are in 11th class, so I am starting from 6th first class. तो बच्चे सेट्स क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि बहुत सारे बच्चा ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देखते हैं जहाँ पे कि IIT जी और इधर उधर करके बहुत सारा दिखाया जाता है। लेकिन बच्चा पहले से ही नर्वस हो जाता है उसको ये देख के कि ये JEE का है या क्या चीज़ का है। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से लेके उस लेवल तक क्लास करेंगे जो आपको अदर वीडियोज भी प्रोवाइड नहीं करते होंगे। ओके, तो जरूरी है पहले बेसिक क्लास को हम लोग को डील करना। तो बेसिक क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है सेट्स। तो सेट्स क्या है पहले उसको हम लोग समझते हैं, उसके आगे क्लासेस करेंगे। तो जैसा है ये सेट्स, हिंदी में इसको समुच्चय भी बोलते हैं। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं उनके भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, आप लोग के पास बुक्स भी अवेलेबल शायद ना होंगे अभी, क्योंकि जब से आप 10th का एग्ज़ाम दिए उसके बाद से लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ऑनलाइन में NCERT की बुक अवेलेबल हो ही सकती है आप लोग के पास। तो आप लोग तत्काल उससे लेके पढ़ाई कीजिएगा। तो उससे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको भी डील करेंगे हम लोग। ओके, हाँ, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। सेट्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या है? तो देखो, सेट्स इज a well defined collection of objects समझो इसको बात, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या चीज का? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट तो आप लोग समझते ही हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्शन तो है लेकिन कैसा कलेक्शन होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर ये वेल डिफाइंड है क्या चीज़, इसी को समझना है हम लोग को। जैसे देखो, आप अपने घर में देखिएगा जहाँ पे आप बैठे हुए हैं अभी, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ होंगी। किताबें होंगी, कपड़े हो सकते हैं, आपका टेबल हो सकता है, बेंच हो सकता है, पंखा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। तो ये सब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ हैं इधर उधर के जो कि मिला हुआ है। तो फिर वेल डिफाइंड क्या होता है? ऐसा मान लो, सपोज करो कि हम आपसे पूछे कि अभी आप 10th का एग्जाम देके आए हो, आप लोग अच्छे से, ठीक, आपके क्लास में रिजल्ट भी आएगा। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि आपके यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि आपके क्लास का स्टूडेंट जो कि 90% प्लस एबव लाता है, उसका कलेक्शन बताओ। क्या बोल रहे हैं हम कि एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, a collection of students got 90% and above in board exam of your class। देखो, तो इसमें सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो स्टूडेंट्स 90% या एबव मार्क्स लाता है। क्या इसमें से इसको छोड़ के क्या कोई और बच्चा ला सकता है? इसको तुम रख सकते हो उस ग्रुप में क्या? पहले ये बताओ, समझो इस बात को। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कलेक्शन है, ये भी एक कलेक्शन है, लेकिन कैसा है कलेक्शन? ऐसा स्टूडेंट्स का कलेक्शन है जो कि 90% या उससे एबव लाता है, उसी को हम इस कलेक्शन में रखेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? एक सेट्स कहलाएगा, ठीक। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में हम लिखें कि एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, एक कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। तो एक कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स बोला गया, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई दूसरा स्टूडेंट, आपके बगल वाला स्टूडेंट कोई अच्छा हो,
कोई मैथ में अच्छा हो उसको गुड बोल सकते हैं आप, कोई इंग्लिश में अच्छा हो सकता है उसको आप गुड बोल सकते हैं, कोई संस्कृत में अच्छा हो सकता है उसको आप गुड बोल सकते हैं। तो गुड जो है एक वेग वर्ड हो गया ना, उसको आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा गुड है। कभी आप हो सकता है कभी आप किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लाते होंगे, कभी आपका कोई फ्रेंड अच्छा कोई एग्जाम में अच्छा नंबर लाता होगा, तो इसमें से गुड और बैड में हम फर्क नहीं कर सकते कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छे से खराब है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि बस ऐसा स्टूडेंट जो 90% या एभव लाता है, तो ये क्या आएगा, ये एक सेट्स बन जाएगा और ये सेट्स के कैटेगरी में नहीं फिट हो रहा। समझ में आया बात? तो यही है यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन। कुछ और एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। जैसे मान लो हम पूछे कि एक कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, एक क्रिकेटर हु स्कोर्ड सेंचुरी इन ओडीआई। ओके, तो आप जानते हैं ऐसे उसमें आएंगे खिलाड़ी जो कि सेंचुरी मार चुके हैं। ऐसा खिलाड़ी उसमें नहीं आ सकता जो सेंचुरी नहीं मारा हुआ है। लेकिन अगर हम बोले कि एक गुड क्रिकेटर, एक कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर, तो यहाँ पे बताओ गुड में क्या हो सकता है। किसी के लिए रोहित शर्मा अच्छा है, किसी के लिए विराट कोहली अच्छा है, किसी के लिए स्वयं XYZ कोई भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा उसमें से कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो जहाँ पे कि कंपेरेटिव ऐसा वर्ड आ जाए जिसको कि आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट्स नहीं कहलाता है। कोई डाउट है इस बात पे? एक नोवेल, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इसका मतलब क्या हो गया कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नोवेल लिखा गया है सिर्फ उसी का कलेक्शन इसके अंदर सेट होना चाहिए। क्लियर बात है? तो आपको हमको समझ में आता है कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेट्स क्या होता है। ठीक, तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि सेट्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है। ये सपोज करो, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक चीज कि सेट्स ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स क्या क्या होता है, AEIOU, इसको छोड़ के क्या कोई और इसमें से इंग्लिश अल्फाबेट अटैच हो सकता है क्या इसमें से, इस ग्रुप में? बताओ जरा, नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो गया, AEIOU, इसको छोड़ के और कोई इसमें नहीं हो सकता, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर बात है? तो ये जो है इसमें क्या है, ये सेट्स है, सेट ऑफ वॉवेल्स। अच्छा, अब इसको कुछ ना कुछ तो नाम दोगे ना जी। तो इसको नाम जैसे मान लो सपोज हम ए के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, AEIOU। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3-4 बातें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हम सेट को क्या, देखो ये क्या है, ये सेट का नाम है, इसको हमेशा नेम ऑफ सेट्स है, जो भी सेट है, ये सेट ऑफ वॉवेल्स है तो ये क्या है, कैपिटल लेटर में है। तो हमेशा सेट्स का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। उसके बाद ये जो ये AEIOU जो है, ये क्या है, इसका एलिमेंट्स है। ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये क्या है, नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट। और ये AEIOU क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो हमेशा देखो जब भी एलिमेंट लिखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखने का, और जब भी नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कोई डाउट है इस बात पे? अच्छा सर, कभी मान लीजिए कोई लेटर हुआ तो 1 2 सॉरी डिजिट हुआ कोई तो 1 2 3 4 5, तो उसमें स्मॉल और उसमें कैपिटल तो हो ही नहीं सकता, तो जो सिंपल होता है उसी तरह से होगा। जैसे मान लो कैसा एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ, सेकंड बात लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर। एक चीज देखो, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 10th क्लास में और 11th क्लास में स्पेशली खासकर मैथ में बहुत सारा न्यू चैप्टर आपके सामने रहता है। जैसे कि आप अभी तक 10th तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक अरिथमेटिक कहलाता था। अब जो 11th और 12th में जो आप जाइएगा वो हाई स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स हो जाता है। मतलब टोटली बोलते हैं टोटली अलग हो जाना, लगभग समझो सीन वही हो जाता है। वहाँ कुछ एक चैप्टर्स आपको पता होते हैं जो आप 10th में पढ़े होते हैं, लेकिन 12th में उसको आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसी चीज़ को, और उसके अलावा तो बहुत सारा चीज़ होता है।
लेकिन एक बात हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो 10th के अंदर पढ़े हैं उससे आगे कोई काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें हमेशा हर एक चीज़ का, साइंस सब्जेक्ट में या कोई भी सब्जेक्ट में, हर एक चीज़ जो है जो आपको 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया गया है वो आपका बेसिक को बिल्डअप करता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप उस चीज़ को ना भूलें अथवा किसी न किसी तरह से उसको रिकॉल करते रहें, ताकि आपको आगे चल के वो आसानी होगा समझने में। जैसे समझो यहीं पे हम लिखे हैं अभी, पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है आपके मन में कि नेचुरल नंबर क्या है। अगर आपके मन में डाउट हो गया तो, क्योंकि नेचुरल नंबर का एक सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा, प्राइम नंबर का सेट होगा, इंटीजर्स का सेट होगा, तो ये सब चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आता है, इसके बीच में फर्क क्या है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हम समझते हैं, आप लोग को पता होगा 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 में तो कहीं ना कहीं होगा ये सब चीज़ को, तो आप लोग उसको रिकॉल कर लीजिएगा। रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये सब चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो अब देखो ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा, तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह चलता रहेगा। लेकिन वो कहाँ तक चाहिए, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर के लिए 1, 3, 5, 7, 9, क्या इसके अलावा किसी और भी एलिमेंट को इसमें डाल सकते हैं हम, जैसे 10 को या 8 को या 6 को या -5 को, क्या इसमें डाला जा सकता है, या किसी को क्या इसमें से हटाया जा सकता है? तो आपका दोनों में से आंसर होगा नो। ना ही आप कुछ को डाल सकते हैं और ना ही आपको इसमें से किसी को हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक वेल डिफाइंड है कलेक्शन, मतलब इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आ सकता, ना ही कुछ आ सकता है, ना ही कुछ इसमें से घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है। तो इस सेट को कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं हम लोग, तो इसलिए इसका नाम दे दिए बी। तो बी बराबर क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, नेम ऑफ सेट हो गया। 1, 3, 5, 7, 9 क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। अब आगे समझो, देखो थोड़ा सा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, छोटा बोर्ड है, हम लोग कैसे जैसे जैसे अरेंजमेंट किए हैं आप लोग के सिर्फ पढ़ाई के लिए, ठीक। तो आप लोग भी थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए, इसको सीरियसली पढ़िए, क्योंकि जितना अच्छे तरह से हम बताएंगे आपको, जितना बेसिक लेवल पे हम सिखाएंगे आपको, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। कंपैरिजन करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो खुद भी, ठीक। तो चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेट ऑफ, बात हो गया बी बराबर क्या लिख दिया, 1, 3, 5, 7। अच्छा, किसी के मन में आ सकता है कि सर क्या बी के जगह पे सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको नाम ही रखना है तो अपना नाम कुछ भी रखे थे ना, राम, श्याम, मोहन, उसी तरह से इसका भी नाम कुछ भी रख देंगे। अगर हाँ बुक में स्पेसिफिक दिया हुआ होगा कि नहीं ए ही लेना है, उसको बी ही लेना है, तो उसी तरह से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। क्लियर बात है। अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है इसको यहाँ से पहले थोड़ा सा देखो। जैसे मान लो कि किसी सेट में कोई एलिमेंट है, तो उसको इस बात को हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि किसी सेट में कोई एलिमेंट है तो उसको हम लोग इस बात को कैसे बोलेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए जो है सेट ए में है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको क्या पढ़ा जाता है, ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे सपोज करो ई ए में है, बोलो ई ए में है कि नहीं, बोलो है, तो क्या बोलोगे, ई बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसे हम उससे पूछे कि क्या एक्स इस सेट में है, ए में है, बोलो एक्स है कहीं पे, तो क्या बोलोगे, नहीं है, तो क्या बोलोगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई डाउट है इसमें से, क्लियर हो रहा है बात। जैसे मान लो देखो सेट बी में आ जाओ, सेट बी में क्या है 1, 3, 5, 7, 9 है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि 3 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी, बट 10 does not belongs to B। क्लियर बात है। तो इस चीज को हम आपको लिख देते हैं, इसको पहले रफ करके। चलिए आइए, तो हम लोग इस बात को थोड़ा सा लिखने के लिए समझते हैं। जैसे मान लो कि A बराबर लिखा हुआ है, इसको क्या है, इसको समझते हैं दूसरा एग्जांपल से लेके कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। हम इसलिए इस चीज को लिखे हैं कि हमको पता करना है कि आप लोगों को कितनों को डाउट है कि प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आती है। प्राइम नंबर होता क्या है, पहला बच्चा तो कंफ्यूजन में होता है कि प्राइम नंबर ऑड नंबर होता है। प्राइम नंबर और ऑड नंबर दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक।
अच्छा, तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? बोलो जरा। ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू व्हाट? टू फैक्टर्स। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, देखो ध्यान से। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो तो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे? एक नहीं, हमेशा दो। एक गलत होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चा के दिमाग में आता है कि एक पहला प्राइम नंबर है, लेकिन एक प्राइम नंबर को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो कहां से कंसीडर होता है प्राइम नंबर? तो 2, उसके बाद क्या लेंगे? 3, उसके बाद 5, 7, 9 आया क्या इसमें? नहीं, क्योंकि 9 जो है किसे किसे डिविजिबल है? बोलो जरा। 1 से, 3 से और 9 से। और हम क्या बताएं, इसका मात्र 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 ही इसका 2 से ही डिवाइड होना चाहिए ये चीज। ठीक, तो इसका मतलब ये तो 3 संख्या से डिविजन हो गया, तो 9 इसमें नहीं आएगा। क्या आएगा उसके बाद? 11। तो डाउट इस बात पे? तो 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक, तो ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। तो यहाँ पे 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ भी। तो इसका नाम दे दिए हम लोग, C कर दिए। ठीक, तो 2 जो है इस सेट में है, 2 इससे बिलोंग करता है इस सेट से, तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? 2 बिलोंग्स टू C। 2 बिलोंग्स टू C, इसको कैसे पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक, अगर यहां पे फिर से बोले 3 बिलोंग्स टू C, लेकिन अगर जो नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसे मान लो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू C, इसको क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स। काट दो, बिलोंग्स को कैसा लिखते हैं? इस तरह से लिख के इसको इस तरह से कर दो, और तो काट दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स कहलाएगा। कोई डाउट इसमें से? तो ये क्या कहलाया? डज नॉट बिलोंग्स। और ये क्या कहलाता है? बिलोंग्स टू। कोई डाउट इस बात पे? तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 बिलोंग्स टू C बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू C। कोई डाउट इस बात पे? चलो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं इसके। तो कुछ सेट्स आपके बुक में होगा जो कि इन फर्दर आपके अगले चैप्टर में जो है बेधड़क से यूज हुआ होगा। जैसे मान लो n कहीं पे लिखा होगा, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको समझना होगा। जैसे बार बार सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला जाएगा, तो आपको बार बार लिखना नहीं है उसको, क्योंकि नेचुरल नंबर को कहाँ तक तुम लिख पाओगे? उसको तो एक फिक्स नाम देना होगा। ठीक, तो जैसे कि कुछ लिख लो यहाँ पर से, सम इम्पोर्टेंट सेट्स, नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेट्स। नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेट्स। जैसे कि पहला डिनोट करते हैं n से। n का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ऐसे जहां पर भी अगर नेचुरल नंबर से होगा, जैसे कि मान लो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहेगा, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पर से? अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे x बिलोंग्स टू, इस तरह से x बिलोंग्स टू n, तो डायरेक्टली आपको समझ लेना है कि ये x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये बात है। और नेचुरल नंबर जैसे ही आपके दिमाग में आया, तो क्या दिमाग में आना चाहिए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके इनफाइनाइट तक। कोई डाउट इस बात पे? आ जाओ। उसके बाद जैसे मान लो W, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होगा? बोलो। 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 लेके, उसके बाद कहीं पे लिखा होगा आपको Z, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है जी? बोलो जरा। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्ट्स आते हैं। इंटीजर्स करने का मतलब क्या होता है? ऐसे मान लो नंबर लाइन अगर ड्रॉ करोगे आप, इसको समझ लो इस बात को, तो यहाँ पे क्या होता है आपके? 0 होता है, इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, कहाँ तक? डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। और इधर क्या होता है आपके? 1, 2, 3, डॉट डॉट कहाँ तक? +इन्फिनिटी तक। तो डॉट इसमें से, तो जो भी नंबर जो पॉइंट में नहीं है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, वो सारा सब क्या है? इंटीजर्स है। तो डाउट इस बात पे? तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। अच्छा, 0 क्या है जी? तो देखो एक बात समझो, इधर पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इधर हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 को छोड़ के भी।
जीरो को छोड़ के पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो जो है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, याद रखिएगा इस बात को, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे बोला जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या शामिल होगा, जीरो भी शामिल होगा। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि ये निगेटिव नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, जो नेगेटिव नहीं है, तो यहां से 0 1 2 3 4 5, ठीक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए तो क्या होगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4। कोई डाउट इसमें से। नेगेटिव इंटीजर बोला जाए तो -1 -2 -3 -4। क्या बोले फिर समझ ध्यान से, अगर नॉन नेगेटिव बोला जाए तो भी 0 पर रखना है उसमें पॉजिटिव के साथ में, नॉन पॉजिटिव बोला जाए तब पर भी 0 रखना है नेगेटिव के साथ में। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव बोला जाए तो 1 से शुरू करेंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। नेगेटिव बोला जाए तो -1 से लेके -इनफाइनाइट तक। कोई डाउट इस बात पे। चलिए ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा आप लोग को, क्योंकि बार बार हमको इरेज करना पड़ता है, रूल्स होता है। जेड प्लस, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो हम थोड़ा तेजी से नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, जान के, क्योंकि थोड़ा सा पहला क्लास भी है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट भी करो, हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। और अगर बेसिक समझ में आ गया अच्छे से तो थोड़ा स्पीड भी बाद में चलेंगे तो हम एक दूसरे से तालमेल बना हुआ रहेगा। उसी तरह से अगर जेड माइनस दे दिया जाएगा तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। आर सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर कहां से कहां तक हो गया, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। अगर मान लो आर प्लस कर दिया तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर माइनस कर दिया तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। कोई डाउट है इसमें से। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक। उसी तरह से Q प्लस कर देगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इस तरह से चलता रहता है। क्लियर है, यही सब मेन इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, C एक रहता है और भी, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे इस बात को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख के इसको उतार लीजिएगा, और फिर आगे हम लोग चलते हैं अब डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आइए देखिए, कहीं पर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स भी आता है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स लगता है। तो रिप्रेजेंट कैसे, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, दो तरीका होता है। एक होता है पहला रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात करते हैं रोस्टर फॉर्म पहले, 1 बाय 1। देखो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में, ऐसे तो आप बुक में देखोगे, बुक में आपको डिफिनेशन भी मिल जाएगा, लेकिन सिंपल समझो कि रोस्टर फॉर्म में जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ब्रेसेस के अंदर लिस्टेड कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम बोले कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या क्या आया, ए ई आई ओ यू, यही ना इसका एलिमेंट है, इसका 5 एलिमेंट है। तो इस 5 एलिमेंट को पहला कौन सा है, पहला रोस्टर फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन कि इन रोस्टर फॉर्म will listing all elements
of set and separated by comma within braces. ब्रेसेस मतलब इस पार्ट को कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको ब्रेसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वर्स्टर फॉर्म में जितना भी एलिमेंट है सबको क्या करते हैं, लिस्ट कर देते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द ब्रेसेस। देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि मान लो अभी हम बोले सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या आ गया, जैसे हम इसका ए रख दिए तो क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। देखो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट था उसको हम लोग क्या किए, लिस्ट कर दिए और उसको कॉमा से सेपरेटेड कर दिए और उसको क्या कर दिया, ब्रेसेस के अंदर रख दिए। इस फॉर्म में लिखने को क्या करते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म करते हैं। कोई डाउट इस बात पर? अब देखो एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि सर अगर हम बोले सेट ऑफ 1000 नेचुरल नंबर्स तो क्या उसको सबको हम लिखते लिखते बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? 1000 बोले तो 1 से 1000 तक लिखना मुश्किल है। अब लाख करोड़ बोल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? तो देखो ये कोई जरूरी नहीं है रोस्टर फॉर्म में कि हम हर एक एलिमेंट को लिखें ही लिखें, हम लोग डॉट 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 लाइन से भी दिखा देते हैं। ऐसा मान लो अगर हम लिखना चाहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या करेंगे, बी नाम दे दिए इसका, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट लिखा देंगे इस तरह से। ये बात है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें यही कमी है कि इसमें से पॉसिबल हो सकता है कि आप सारे एलिमेंट को लिस्ट कर भी दें और ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे एलिमेंट को लिस्ट ना कर पाए। जैसे मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा तो उसको हम कहाँ तक लिख पाएंगे उस चीज़ को? हाँ, फाइनाइट एलिमेंट्स होगा तो हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट को तो नहीं लिख सकते। ये बात है इसमें से, तो इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। दूसरा बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। बता दें इसको, तो देख लीजिए। देखो कहीं पे भी अगर आप लोगों को लगे कि हम तेजी से बता रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके उसको फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप लोग को जानना चाहिए रोस्टर फॉर्म के बारे में। देखो कुछ नोट्स देखो। पहला क्या है नोट्स में से, जैसे कि अभी हम एलिमेंट्स को लिख रहे थे, ठीक, जैसे कि मान लो सपोज करो कि एक ए है, इसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक, और एक बी है इसमें कि 1 3 5 4 2 है, ठीक। तो ये दोनों सेट्स जो है सेम ही सेट्स कहलाएंगे। यहाँ पे कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो पहला नोट्स क्या होता है इसमें से कि अगर एलिमेंट्स इधर उधर भी कहीं पे लिखे हुए हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी चेंजेस, मेक डिफरेंसेस, ओके। कहने का मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर जो है लिखने का, जैसे कि 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 3 5 4 2 है, तो इस दोनों में देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे 5 लास्ट में है, यहाँ पे 5 थर्ड पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन जो है एलिमेंट्स का, ये ऑर्डर जो है उसका एलिमेंट्स का, ये कोई डिफरेंसेस नहीं लाता सेट में। क्लियर बात है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, अगर कहीं पर रिपीटेशन हो जाता है किसी एलिमेंट्स का तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे सपोज करो कि हम एक लिख रहे हैं C बराबर ALLOY, क्लियर, LY का एक वर्ड है जिसको कि हम लोग लिख दिए, और D बराबर लिखते हैं ALOY। तो यहाँ पे देखो L डबल बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटेशन हो रहा है एलिमेंट्स का, और यहाँ पे सिंगल है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में क्या है, सेम सेट्स है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि A बराबर B, और यहाँ पे क्या कहेंगे C इक्वल टू D। तो दो पॉइंट्स क्या क्या हो गए। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ऑर्डर ऑफ या पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी चेंजेस ऑन सेट्स, ओके। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी चेंजेस, ओके। मतलब रिपीटेशन भी पॉसिबल है एलिमेंट्स का। कोशिश करें कि आप रिपीट ना करें। सर हम एक ही ए को 4 बार लिख देंगे तो क्या फायदा है, हम क्या बोले कि वही सेट रहेगा।
आप 4 बार ए लिख दो, क्या सिंगल बार एक ए लिख दो, दोनों में एक ही सेट्स होंगे। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट ना करने का। अगर कहीं सपोज करो किसी में 2 बार आ रहा है वो एलिमेंट्स, तो उसको हम सिंगल बार ही डिनोट करेंगे। कोई डाउट इस बात पे? और उसका ऑर्डर पोजीशन कहीं पे भी हो, अगर उसमें है कहीं पे भी वो सारा का सारा एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेट्स क्या कहलाएंगे? सेम कहलाएंगे। कोई डाउट इस बात पे? चलिए, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में। सॉरी, रोस्टर फॉर्म तो हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, वो 2 बातें याद रहेगी ना? क्या क्या बताए अभी हम रोस्टर फॉर्म में, क्या क्या बताए थे? अच्छा बताओ पहले, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म, याद रखोगे। और रोस्टर फॉर्म में क्या कैसे इसको दिखाते थे कि लिस्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कोमा, और उसको विदिन ब्रैकेट्स लिख देंगे। इसमें 2 नोट्स क्या लिखा है आपको, हम 2 नोट्स में से पहला ये बताएं कि अगर 2 सेट्स है कहीं पे और उसमें से एलिमेंट्स जो है, पोजीशन जो है एलिमेंट्स का अलग अलग है दोनों में, तब पर भी दोनों सेमी सेट्स कहलाएंगे। क्लियर? और दूसरा क्या बताएं कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डज नॉट अलाउ। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, इसमें हम उस एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग अभी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को नहीं लिख के एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है, जो सिर्फ उसी वही एलिमेंट्स प्रोसेस करता होगा, सिर्फ उसी को दिखाएंगे। कोई डाउट है इस बात पे? जैसे सर कैसे एग्जांपल बताइए? ऐसा मान लो कि हम एक अभी सेट लिख रहे हैं ए बराबर 2 4 6 8 10। जरा बताओ, इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या बात उठ रहा है, क्या बात आ रहा है कि कैसा सेट है ये कैसा कलेक्शन है? तो आपके दिमाग में जो हिट कर किया होगा 2 4 6 8 देखने के बाद कि ये एक किसका है? इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। 2 4 6 8 10 है ना जी, सब का सब इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहते हैं? जो विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, तो 2 4 6 8 10 सब का सब क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। लेकिन एक बात और सोचो कि इसको हम 10 से ज्यादा तक नहीं लिखे हैं, 10 से ज्यादा तक इसको हम नहीं लिखे। लिखेंगे तो हम 12 14 16 18 20 24 26 से भी लिख सकते थे, तो ये चलते रहता। तो आखिर ऐसा क्या, इसको क्या प्रॉपर्टी है इसके बीच में, कैसे इसको दिखाएं, उस समझो इस बात को। देखो ये तो समझ में आ गया, ये कि इवन नेचुरल नंबर है और कैसा है? लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स। ध्यान से सुनना, तो ध्यान समझिएगा तो कैसे पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या पढ़े? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये क्या कहलाता है? सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n, where n belongs to natural number, where n belongs to natural number and n is less than equal to 5, and n is less than equal to 5। देखो अब यहाँ पर जब से हम इस बात को बोल दिए कि n belongs to natural number, पहले देखो ध्यान से, x बराबर क्या है? 2n। 2n मतलब कि n को जब n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। तो 2 गुना 1 क्या देगा? 2। 2 गुना 2 क्या देगा? 4। 2 गुना 3 क्या देगा? 6। 2 गुना 4 क्या देगा? 8। 2 गुना 5 क्या देगा? 10। तो यहाँ तक कहाँ तक जाना है हमको? 5 तक ही जाना है, 5 से बड़ा नहीं जाना है, क्योंकि n क्या है? लेस देन और इक्वल टू 5 तक है। तो देखो यहाँ तक डायरेक्टली आ गया, 2 से लेके 10 तक। कोई डाउट इस बात को? अच्छा सर क्या इसको यही तरीका से लिख सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है? है दूसरा तरीका भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या और करके a इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट लिख दो इसको, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ऐसे को सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। हो गया सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। अब देखो
अब अगर आपके मन में ये आ गया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10 ही आएगा, कहाँ तक फर्स्ट 5 ही लेना है हमको बस। तो सब फिर हम बेवकूफ़ है, कहाँ तक भाई लिखेंगे, सब क्यों नहीं लिख लेंगे। तो देखो कहने का मतलब है ये एक लेमैन का लैंग्वेज हो गया और ये आपको मैथमेटिकल टर्म में है, तो आपको ज़्यादा जगह जो आपको फेस करना होगा ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। आपको इस तरह से दे देगा सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको बोलेगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो डाउट है, देखो इस तरह से तो हम किसी को भी दे देंगे तो बता देगा कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे तो ये तो कोई बता देगा, लेकिन यहाँ पर अगर ढंग से लिखेंगे तो इसको करके समझना होगा कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। कोई डाउट है इस बात पे? तो इस तरह का क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब डिफिनेशन जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में आप जैसा बताया आपको वो सब सारा आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो को नहीं करना चाहते, तो डिफिनेशन लिखा के ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस भी हम आप लोग को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर पे और भी ठीक। चलिए तो कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर पे ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी हो। और जैसा कि हम पहले बता रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे सिर्फ क्लास इस तरह से नहीं होंगे, आपका प्रॉपर हम कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को देंगे घर से सॉल्व करके आने के लिए। तो आज तक है हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से जब से होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा ठीक। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी का बुक जरूर, चाहे ना भी मिलता हो तो नेट, देखो नेट तो तुम लोग इस जनरेशन के बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है, वो नेट से सब कुछ खोज लेता है। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिएगा मैथ का 11 क्लास का और उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, उससे बेसिक पढ़ना शुरू कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ओके। तो चलो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। ऐसा मान लो कि यहाँ ए बराबर दे रखा है आपको, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है क्या चीज 1 4 9 16 25 36 क्लियर है। तो जरा ये बताओ कि इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस पार्ट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोचो, दिमाग सोचो। देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है। तो आपके दिमाग में क्या चीज आ रहा होगा इसको देखने के बाद कि ये स्क्वायर है ना संख्या का, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो साथ में ये भी दिमाग में आपके आता होगा कि सर -1 का भी तो स्क्वायर होना चाहिए ये 1, -2 का भी स्क्वायर तो होना चाहिए ये 2, -3 का भी स्क्वायर तो होना चाहिए ये 9 ठीक। तो देखो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग। देखो यहाँ पे एक बात समझना, लेकिन क्या इसमें हम 0 को इंक्लूड करके रखे हैं क्या, 0 इंक्लूड नहीं है ना। अगर 0 भी इंक्लूड होता, अगर यहाँ से 0 भी इंक्लूड होता तो ये डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक हो जाता, -6 से लेके 6 तक का जितना भी नंबर था इंटीजर था सबका स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि 1 से स्टार्ट है, 1 4 9 16 25 36 है, तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से कर सकते हैं। ए बराबर पढ़ो, साथ में पढ़ना, मैं साथ में पढ़ते चलना, सेट ऑफ ऑल एक्स, पढ़ो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसको, सच दैट एक्स इक्वल टू n square, x equal to n square, where n belongs to natural number, n belongs to natural number, and n कहाँ तक है, 6 तक जाएगा ना, 36 तक नहीं, 36 का स्क्वायर लिखे हो तुम, नहीं ना 6 का स्क्वायर में लिखे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर से n is less than equal to 6, n is less than equal to 6। तो देखो ये क्या कहलाएगा, इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल x, ये क्या है, सच दैट ठीक। अब देखो ध्यान से, एक डाउट और भी मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके मन में आता होगा कि सर आप x क्यों बार बार ले रहे हैं, आप y क्यों नहीं ले लिए, आप z कुछ क्यों नहीं ले लिए इस तरह से। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट इसमें से नहीं है, लेकिन जनरली जो बुक में लिखा हुआ मिलता है आपको x के टर्म में लिखता है, तो हम लोग इसमें x के टर्म में ले रहे हैं। कोई डाउट है इस बात पे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, और इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और भी डील करेंगे। तो अभी काफ़ी लेट भी हो रहा है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फर्दर देखेंगे
इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तब तक जो है आप लोग बुक को निकाल कर अपना इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में लिख के हमको जरूर सेंड कीजिएगा, हम कमेंट भी आपका पढ़ेंगे आप लोग का। और अगर पसंद आए, जो आएगा ही आएगा ये हमको पता है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओके। क्योंकि अधिक से अधिक फ्रेंड के बीच में पढ़िएगा तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोग को, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग का।